हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क 39। तो पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले ना तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है या मिक्स सीरीज है। और दूसरी बात ये देखनी है कि दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस 20 से कम है क्या। इस सीरीज की अगर बात करेंगे तो यह सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। देखिए 7 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 19 बड़ी संख्या, 19 के बाद बड़ी संख्या आएगी और उसके बाद 39 बड़ी संख्या है। और दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस लेंगे, जैसे 12 और 19 के बीच में हम डिफरेंस ले लेते हैं तो 7 का है, यानी 20 से डिफरेंस कम है और सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ न कुछ प्लस होगा। ठीक है, जब भी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो और डिफरेंस 20 से कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। अगर डिफरेंस 20 से ज़्यादा होता तब क्या होता, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती तो उसमें कुछ ना कुछ गुणा भी होता और प्लस माइनस होता। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 7 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए। अगर +5 7 में ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 12 में कितना ऐड करें कि 19 आ जाए, प्लस कितना ऐड कर दें, 7 ऐड कर देंगे तो 19 आ जाएगा। अब 19 में कितना ऐड करें कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाए। अब देखिए 5 ऐड किया, उसके बाद 7 प्लस 2 ज़्यादा, तो अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 2 ज़्यादा 9 ऐड कर रहा हूँ। तो 19 और 9 ऐड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब देखिए अगली बार क्या ऐड करेंगे, प्लस 11 ऐड करेंगे ना, 2 ज़्यादा ऐड करेंगे। अब 28 में 11 जोड़ने पे देखिए आ रहा है 39। क्या अगर प्लस 11 करते हैं तो कितना 39 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 28 आएगा। और 28 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह 57 39 से संबंधित है उसी तरह बताना है 82 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमारा अप्रोच क्या होता है करने का, जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर दो पेयर की संख्याएं 57 और 39 है। 57 और 39 एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक सेम संबंध को 82 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए 57 से, बात ध्यान से समझिएगा, 57 से हम 39 ला सकते हैं या 39 से हम देख लें कि 57 कैसे आ रहा है। ठीक है, दोनों चलता है, वाइस वर्सा होता है। या पहली संख्या से दूसरी संख्या को रिलेट करके देख लीजिए या दूसरी संख्या से पहली संख्या को रिलेट कर लीजिए कि कैसे संबंधित है। अगर 57 और 39 अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस अगर लेते हैं या 57 में से कितना माइनस करने पे 39 होगा, तो हमारा अगर -18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 39 आ जाएगा। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि सर आप डिफरेंस क्यों ले रहे हैं। देखो डिफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि जब भी दो संख्याएं पास पास की होती हैं, जैसे 57 है 39 है, 60 है 80 है, 100 है 125 है, जब इस तरह की संख्याएं रहेंगी तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, डिफरेंस ही होता है। ठीक है, तो 57 में से कितना -18 करने पर 39 आ रहा है। तो सेम चीज़ हम लोग कर ले देते हैं, 82 में से क्या कर ले, -18 कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 82 में से -18 कीजिए तो आपका 64 आ जाएगा। कितना, 64 आ जाएगा। तो देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है 64, बिल्कुल दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगर ऑप्शन में 64 नहीं दिया होता ना तो हम फिर यहाँ पे 57 और 39 में देखते हैं कि और क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि जो प्रक्रिया हम 57 और 39 में लगा रहे हैं उससे 82 और क्वेश्चन मार्क में लगाने पर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में भी होना चाहिए। ठीक है ना, अगर नहीं होता है तो फिर किसी और तरीके को हम लोग देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है, आपका एसएससी हो या रेलवे, फिगर काउंटिंग का एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे। या तो त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा, या तो वर्ग काउंट करवाया जाएगा, या तो आयत। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनरली पूछा जाता है त्रिभुज काउंटिंग में, वह फिगर काउंटिंग में वह त्रिभुज ही आपसे काउंटिंग करवाया जाता है। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या होगा करने का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिभुज हमें स्पष्ट दिख रहा है उसको काउंट करेंगे, उसके बाद पूरे फिगर को एनालाइज करके कॉम्प्लेक्स त्रिभुज को काउंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो सिंपली हमको दिख रहा है कि एक तो त्रिभुज यहीं पे है,
1, और सेम इसके अपोजिट में एक हमको मिल जा रहा है 2। उसी तरह सेम यहाँ पे देख लेंगे तो एक हमको यहाँ पे मिल जा रहा है 3, और इसके जस्ट अपोजिट में एक मिल जा रहा है यानी 4। 4 तो हमने काउंट कर लिया। सेम यहाँ नीचे देखेंगे तो एक यहाँ मिल जाएगा आपका 5, और जस्ट इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, एक 6। यानी टोटल हमें तो कितना दिख गया, 6 दिख गया। 6 दिखा ना। अब एक काम करिए आप लोग, 6 तो हमने काउंट कर लिया, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6। अब देखिए पूरे फिगर को एक बार देखने का प्रयास कीजिए कि कहीं और बन रहा है क्या। बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर ये लाइन ऐसी होती ना, सीधी ये लाइन होती तो भाई हम एक बड़ा वाला बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे लाइन तो कर्व है ना, यहाँ पे लाइन तो ये कर्व है, तो यहाँ तो ये त्रिभुज बनेगा नहीं। यानी टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में साइकिल को XBXOV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डोनेट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए कि लेटर के पेयर को क्या किया जाए, लेटर के पेयर से कोट किया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वहाँ पे क्या होता है जनरली कि जो लेटर, जैसे साइकिल के लेटर है ना, तो यहाँ पे यही होगा ना कि साइकिल के जो लेटर हैं इनके प्लेस वैल्यू में या तो कुछ प्लस करके या माइनस करके XBXOV को लिखा जाएगा। या दूसरा क्या हो सकता है, तो इसके साइकिल के जो लेटर्स हैं इनके अपोजिट अक्षर को लिखा जाएगा। यही जनरली 2 चीज होता है और कुछ नहीं होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि C दिया है और C को X लिखा जा रहा है, ठीक है। Y को B लिखा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि C को X लिखा जाएगा। कई दफा C V से रिलेटेड होगा, C X से बीच वाले से रिलेटेड होगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो इनिशियल इसका साइकिल का है C और X का है XBXOV का जो इनिशियल X है, तो उसी में रिलेशन देखते हैं। तो हम C देख रहे हैं यहाँ पे साइकिल, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा, CYCLE साइकिल मैंने देखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, X है, B है, X है, O है, V है। अब मैंने देखा C का प्लेस वैल्यू 3 होता है और ये X इसको लिखा गया है, इस X से रिलेट किया जा रहा है, और X का प्लेस वैल्यू 24 होता है। और जस्ट C का अपोजिट है, क्योंकि दोनों का देखिए अगर 2 लेटर अपोजिट होते हैं ना तो उनके प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो C का अपोजिट कितना हो गया आपका, X हो गया, क्योंकि C का प्लेस वैल्यू 3 है, इसका 24 दिया है। उसी तरह Y का प्लेस वैल्यू 25 होता है और B का 2 होता है। तो 25 2 27 यानी Y का जस्ट अपोजिट B है। उसी तरह यहाँ पुनः C का अपोजिट दिया है X, पुनः L का अपोजिट क्या दिया है, O दिया है। L का 12, O का 15 होता है, तो L का अपोजिट O दिया है। E का 5 होता है, V का कितना होता है, 22 होता है। यहाँ पे भी E का अपोजिट अक्षर आपका V दिया है। तो यानी हमें पता चल गया कि कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर जो साइकिल दिया है ना, इसके अक्षरों का विपरीत अक्षर लिखा गया है बिल्कुल। तो यही सेम प्रक्रिया हम लोग डोनेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट करिए। D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, आप कैसे कर सकते हैं इसको, 27 में से घटाइए तो 23 आएगा। 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, W का। O का प्लेस वैल्यू 15 को 27 में से घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, L का, ठीक है। N का प्लेस वैल्यू 14 को 27 में से घटाएंगे तो 13 आएगा। 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है, M का होता है। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 को 27 में से घटाएंगे तो 26 आएगा। 26 किसका प्लेस वैल्यू होता है, Z का। T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 27 को 20 में से घटाएंगे तो कितना, 7 आएगा। 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो G का होता है। और E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आएगा। और 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो V का। तो अब देख लीजिए कि WLMZGV किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी डोनेट को WLMZGV के रूप में कोड किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 28, 8, 6, 63, 18, 9 और पुनः 94 क्वेश्चन मार्क 13। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा जा रहा है कि आपका कौन सी संख्या आएगी। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना, तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग रो में सॉल्व कर लें या कॉलम में सॉल्व करें, यही तो करेंगे ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जिधर बड़ी संख्या होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ जिधर बड़ी संख्या होती है उधर ही हम सॉल्व करते हैं। जैसे ऊपर वाला रो देखेंगे 28, 63, 94, तो ये बड़ी संख्याएं हैं। और जैसे 8, 6, इसमें 8, 6 और बड़ी 28 हो गई। यहाँ पे 9, 18, इसमें बड़ी 63 हो गया कि नहीं। यहाँ पे 13 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई संख्या होगी, उससे बड़ी संख्या 94 है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ
क्या होता है कि बड़ी संख्या की तरफ सॉल्व करते हैं। लेकिन 1% केस में कई दफ़ा ऐसा होगा कि हम बड़ी संख्या की तरफ सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या की तरफ सॉल्व करने पर हमारा आंसर नहीं बनेगा। देख भी लीजिए, अगर हम क्या कर दें 8 और 6 को सम कर दें तो 14 आ जाएगा, और 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आएगा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 18 और 9 को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 63 नहीं आ रहा है, यानी कि हम बड़ी संख्या की तरफ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, कुछ और सोचिए। अब देखिए, अगर हम लोग 28 और 8 को ऐड कर दें, 28 प्लस 8 कर दें तो कितना आएगा आपका 36 आएगा ना। और इसको 36 और 36 का यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर रूट ले लें तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। यानी हमने क्या किया कि 28 ऊपर वाले दो संख्या का क्या किया, सम किया, और उसका स्क्वायर रूट लेने पे तीसरी संख्या आ रही है। उसी तरह 63 और 18 को ऐड कर देते हैं, 63 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81। और पुनः 81 का हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब रूट ले लेंगे, 81 का तो 9 आ जाएगा, और 9 आपका तीसरी संख्या आ गया। तो सेम चीज 94 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होना चाहिए। या ये भी तो हम बात बोल सकते हैं ना कि जो दो संख्याओं का सम जो है तीसरी संख्या की स्क्वायर के बराबर है, ये भी तो हम बात बोल सकते हैं ना। यानी 6 का स्क्वायर करने पर दोनों संख्याओं का सम आ जाएगा। यानी अब देखिए 13, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मान लेते हैं x है, और 94 होना चाहिए ना, दोनों का सम 13 के स्क्वायर के बराबर। तो 94 इधर माइनस कर लीजिए तो x का मान चला आएगा, 9 में से 4 गया 5, यानी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो 75 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तो कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह असम तेजपुर से संबंधित है उसी तरह केरल क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम दूसरा नंबर सवाल है, अंतर इतना ही है कि वहां पे आपको एक संख्या दी गई थी और यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है। कई दफ़ा क्या होगा, आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट का पेयर दे दिया जाएगा, लेकिन करने का सेम तरीका होता है, सेम अप्रोच होता है। जो भी 2 पेयर के शब्द दिए गए होते हैं उनमें देखते हैं कि क्या संबंध निकाल सकते हैं। सेम संबंध, सेम लॉजिक केरल और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों शब्दों को ध्यान से देखने पर असम और तेजपुर को पता चलता है कि असम का एक जिला क्या है, असम का एक जिला क्या है आपका तेजपुर है, यानी असम का एक जिला तेजपुर है। उसी तरह इन चारों ऑप्शनों में से केरल का एक जिला कौन सा है, केरल का एक जिला कौन सा इनमें से आपका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोची हो जाएगा। यानी केरल क्या है, केरल में कोची पड़ता है, जो इसका केरल का क्या है एक जिला है। जिस तरह असम में एक जिला तेजपुर पड़ता है, उसी तरह कोची जो है केरल का एक शहर भी है और एक जिला भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए सीरीज का जनरली ये प्रश्न है, पूछा जा रहा है ना कि जिस तरह बिट दिया है, बाइट दिया है, किलो बाइट दिया है, मेगाबाइट, तो अगली संख्या क्या आएगी, मतलब अगला शब्द क्या आ सकता है। जैसे एक सार्थक क्रम दिया गया है, ठीक है, बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलो बाइट आता है, किलो बाइट के बाद मेगाबाइट आता है, तो मेगाबाइट के बाद क्या आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बिट, बाइट, किलो बाइट, मेगाबाइट दिया है, तो इसके बाद क्या आता है, सबसे छोटा बिट, उससे बड़ा बाइट, उससे बड़ा किलो बाइट, केबी, उससे बड़ा मेगाबाइट, एमबी, तो उससे बड़ा क्या आएगा गीगा बाइट, यानी जीबी आएगा। क्या आएगा, गीगा बाइट आएगा, गीगा बाइट आपका आएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटा बिट होता है, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलो बाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगा बाइट। तो उसके बाद डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गीगा बाइट के बाद क्या आता है, तो टेराबाइट आता है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या था, मेगाबाइट के बाद अगला शब्द क्या आएगा, तो हमारा गीगाबाइट आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। क्या दिया गया है कि जिस तरह प्रश्न आकृति में जो फर्स्ट आकृति है सेकंड से संबंधित है, उसी तरह थर्ड जो है फोर्थ से कैसे संबंधित है। ठीक है, सेम दूसरा नंबर का सवाल है आपका। और अभी हम लोगों ने जैसे असम और तेजपुर वाला सवाल देखा था, वैसे ही है। जैसे फर्स्ट जो डायग्राम दिया है, सेकंड डायग्राम का रेशियो दिया गया है, कैसे संबंधित है इसका मतलब होता है। उसी तरह तीसरा डायग्राम चौथे डायग्राम से किस प्रकार संबंधित होगा हमें बताना है। तो ध्यान से अगर पहले डायग्राम को देखेंगे तो इसमें 5 स्टार हैं, 1 2 3 4 5, और दूसरे डायग्राम में 10 स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, पहले डायग्राम में जितने स्टार हैं उसका डबल दूसरे डायग्राम में है। तो उसी तरह तीसरे डायग्राम
डायग्राम में जितने स्टार है उसका डबल चौथे में होना चाहिए। तो तीसरे डायग्राम में कितने हैं, 1 2 3 है, तो चौथे में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी कि उस ऑप्शन, वही ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें 6 क्या होगा, आपका स्टार होगा। तो ऑप्शन ए में तो है नहीं 7 है, ऑप्शन बी में 6 है, बिल्कुल है, सही हो जाएगा। सी होगा नहीं, 2 है, डी भी नहीं होगा क्योंकि 5 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, दिन है, घंटे हैं, सप्ताह हैं। इन 3 शब्दों से हमें एक डायग्राम बनाना है जो इन तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर इन तीनों शब्दों को देखने का प्रयास करेंगे ना, तो देखिए सबसे पहले सप्ताह आएगा। सप्ताह के अंदर क्या आता है, दिन आता है, और दिन में क्या आता है, घंटा आता है। तो सिंपल सा बहुत डायग्राम आपका बन जाएगा कुछ इस तरह का। यह आपका क्या हो गया, तो सप्ताह हो गया। क्या हो गया, ये सप्ताह हो गया आपका। और सप्ताह के अंदर क्या आएगा, कुछ आपका ये दिन आ गया। ये क्या हो गया, सेकंड वाला क्या हो गया, दिन आ गया। ठीक है, और दिन के अंदर क्या आ जाएगा, आपका घंटे आ जाएंगे। दिन के अंदर क्या आ जाएंगे, घंटे। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। सिंपल सा सवाल था। घंटे दिन में होते हैं और दिन सप्ताह के अंदर होते हैं, सप्ताह महीने के अंतर्गत होते हैं, महीने साल के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पासे की 3 छवियों के आधार पर पता लगाएं कि एक की जगह पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है ना कि जो 3 डाइज दिया गया है, इन 3 डाइजों के आधार पर हमको बताना है कि जो ए दिया है, तीसरे डाइज में ए दिया गया है आपका एक फलक पर, उसके विपरीत यानी नीचे फलक पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 डाइज को पकड़िए, किसी भी 2 डाइज को पकड़िए जिसमें केवल एक संख्या कॉमन है। तो उन दोनों डाइस से हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का विपरीत हम पता कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा हट करके एक बात सोचिए आप, ये तो बात सबको पता होगा। एक बात देखिएगा, आप तीनों डाइस को देखिए, ऐसे ध्यान से अगर देखेंगे तो पहला डाइस और तीसरे डाइस को देखने पे पता चल रहा है कि पहले डाइस में 5 और 2 कॉमन है और तीसरे डाइस में भी 5 और 2 कॉमन है। तो जब भी ऐसा मिले तो एक कंसेप्ट होता है, तो आपका 5 2 पहले टाइज में भी कॉमन है, तीसरे में भी 5 2 कॉमन है, तो आपका 3 क्या होगा, एक के विपरीत फलक पे होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमसे यही पूछा था कि एक की जगह पर यानी पता लगाएं कि एक की जगह पर निम्नलिखित में से कौन सा, इसके विपरीत कौन सा संख्या आएगा, हमको ये बताना था। ठीक है, तो जब भी ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट होता है, आप डायरेक्ट इसको देखिए, पहला देखें डाइस, तीसरा देखें, इनमें देखा आपने कि 2 संख्याएं कॉमन है, 5 और 2। तो जो तीसरे फलक की संख्याएं होती हैं वो ऑटोमेटिक क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत फलक पर होती है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब भी किसी 2 डाइस में 2 संख्याएं कॉमन होती हैं तो दोनों डाइस के तीसरे फलक की संख्याएं ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत फलक पर होते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट के आधार पर इस सवाल को सॉल्व किया गया है। जैसे पहले डाइस में 2 संख्याएं कॉमन है 5 2, तीसरे में भी 5 2 कॉमन है, तो जो 2 बाकी संख्याएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। बेहद ही सुंदर प्रश्न है आपका। कैलेंडर का सवाल दिया गया है, पूछ लिया जाता है कैलेंडर और क्लॉक से, दोनों टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनता है। जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कि कैलेंडर से एक देगा तो क्लॉक से एक देगा, दोनों टॉपिक से एक ही केवल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, कहा गया कि अगर कल के पहले का दिन रविवार था, यानी आज टुडे है, यहाँ पे बाउंड्री बना लेते हैं, कल बीता हुआ कल के पहले यानी कल के पहले यहाँ पे क्या था, तो रविवार था, यहाँ पे क्या था, तो रविवार। ठीक है, और ये आज है, आज का लाइन है। तो आने वाले कल के बाद का दिन, आने वाला कल ये हो गया, इसके बाद का दिन क्या होगा हमें यही बताना है। तो देखिए यहाँ रविवार था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, होगा ना सोमवार। तो आज क्या हो जाएगा, टुडे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, होगा ना मंगलवार। ठीक है, तो अगले दिन यहाँ पे क्या होगा, बुधवार होगा कि नहीं, बुधवार होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार नहीं, बुध के बाद वीफे आता है ना, बृहस्पति यानी गुरुवार, बुध के बाद क्या आ जाएगा, गुरुवार, आपका गुरुवार आएगा। तो गुरुवार देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
यदि 4 बराबर 80, 10 बराबर 120 और 8 बराबर 110 हो तो 7 का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है ना कि जिस तरह 4 बराबर 80 है, जैसे 10 बराबर 120 है, उसी आधार पर, यानी का मान कुछ रहा होगा, प्लस माइनस गुणे भागे कुछ भी रहा होगा। ठीक है, उसी आधार पर 7 का मान बताना है। तो सिंपल सा हम ये देखेंगे कि 4 बराबर 80 कैसे हो सकता है, 10 बराबर 120 उसी तरीके से हो रहा होगा, 8 उसी तरीके से 110 बन रहा होगा। तो सेम तरीके को हम लोग क्या करेंगे, 7 में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे की जगह चाहे हम प्लस रखें, माइनस रखें, गुणे रखें, तो 80 आ नहीं सकता है। अगर गुणे भी रख देंगे की जगह पे तो 4 × 4 16 ही आ रहा है। अगर प्लस रख देंगे तो 8 आएगा। अगर डिवीजन रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि गुणा यानी किसी भी साइन को रखने पर यहाँ पे 80 के इक्वल नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज तो हम बोल सकते हैं ना, ध्यान से समझिएगा कि 4 दिया है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 की जगह हम प्लस कर लेते हैं। तो 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। हमको 80 चाहिए, तो 8 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी कर लेते हैं। 10 है ना, तो की जगह यहाँ प्लस लगाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस लगाया था। तो यहाँ प्लस करेंगे तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रक्रिया 8 में देख लेते हैं। यहाँ प्लस कर लेंगे तो 8 3 11 हो गया। यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 110 आ जाएगा। यानी हो क्या रहा है कि की जगह प्लस लगा करके दोनों संख्याओं को जोड़ करके जो सम आ रहा है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू की संख्या आ रही है। तो सेम प्रक्रिया 7 22 में कर लेते हैं। 7 की जगह प्लस लगा लेंगे और 22 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 22 और 7 कितना आता है, तो 29 आता है। और 29 में पुनः 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 290 290 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए पैटर्न को पूरा कर सकती है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी ऐसा एक क्वेश्चन पूछती है। अभी आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ, आप लोग उठा करके पेपर देख लीजिए। अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, आप लोग बच्चों से पूछिए, बच्चों से पता करने पे पता चल रहा है। मेनली आप सीजीएल का तो पेपर ऑलरेडी कई टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर दिन एक इस तरह का कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या होगा करने का, सिंपल आप ऑप्शन से जाइए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ हमें ऐसा चाहिए था और एक सर्कल के लिए ऐसा चाहिए। तो आप ये देखिए कि इस तरह किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में तो है नहीं, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। लेकिन उसके बाद बी सी डी तीनों में है। उसके बाद आप देखिए ऊपर क्या है कि ऊपर पुनः एक ऐसे गया है, यानी एक सर्कल टाइप का गया है कि नहीं। और उसके सर्कल टाइप के जाने के बाद एक ऐसे है, और ऐसे जाने के बाद क्या किया गया है, ऐसे है। उसके बाद क्या किया गया है, तो आपका उसके बाद यहाँ से ऐसे सीधे हो गया है और ऐसे सीधे हो गया है। तो इस तरह कोने में मिल गया है। तो इस तरह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि नहीं। देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है, क्योंकि सी भी नहीं होगा। ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो चुका था, सी एकदम बिल्कुल प्लेन है, तो प्लेन तो था नहीं। यहाँ पर देखिए ये तो एक लाइन क्रॉस दिया है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका केवल ऑप्शन डी बचता है जो यहाँ पे रखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। अच्छा सवाल है। देखिए बोला जा रहा है ना कि कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे पेन को क्या है ना सर्कल से डिनोट किया जाता है, यानी कि सर्कल जो है ना ये पेन को डिनोट करता है। यानी सर्कल के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ना उनका सब पेन को डिनोट करता है कि इतने पेन है। ठीक है, उसी तरह जो ये त्रिभुज है ना वह लिफाफा को डिनोट करता है। यानी लिफाफा के अंदर 3 12 6 संख्याएं हैं ना, इनका सम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने लिफाफा हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं उसी तरह आपका आयत की बात कर लेते हैं, तो ये टायर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके आयत के अंदर जितनी संख्याएं वो टायर को डिनोट करती हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, पेन वाले बात करूं, सर्कल की बात करूं, तो सर्कल में देखिए केवल सर्कल में केवल 8 संख्या है, और सर्किल और आयत में कॉमन 4 संख्या है। इसका मतलब ये हुआ ना कि 4 पेन ऐसे हैं जो टायर भी है,
और अगर मैं 3 की बात करूं तो इसका मतलब ऐसे है, 3 क्या है आपका सर्कल में भी है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। तो 3 ऐसी पेन ऐसा है जो लिफाफा भी है और टायर भी है। तो हमसे लेकिन पूछा क्या था, आप तो समझ पाए होंगे क्या मतलब होता है। पूछा क्या था कि कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। हमें ऐसे बताना है कि कितने ऐसे लिफाफे हैं जो पेन आपका नहीं है। तो देखिए केवल क्या है, पेन नहीं है, कितने लिफाफे ऐसे हैं जो पेन आपका नहीं है। तो देखिए आपका केवल 3 संख्या ऐसा है जो क्या हो रहा है, तो 3 संख्या ऐसा है जो आपका पेन और लिफाफा भी है और टायर भी है। तो 3 को हटा देंगे क्योंकि इतने उस लिफाफे की संख्या बताना जो पेन नहीं होना चाहिए। तो 6 तो यहाँ मिल गया हमको लिफाफा जो केवल लिफाफा है, और यहाँ एक 12 लिफाफा जो लिफाफा और टायर दोनों है। तो इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि लिफाफा हमसे पूछा था जो केवल पेन नहीं है, टायर से मतलब नहीं था। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 6 = 18, यानी 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है। सिलॉक्स ऐसा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, उस एग्जाम में एक प्रश्न सिलॉक्स से आता ही है। एक से ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सिलॉक्स से आपका प्रश्न न पूछा जाए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण आपका टॉपिक बन जाता है। आपका सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका एसएससी हो चाहे रेलवे। ठीक है, हमारा अप्रोच करने का क्या होगा, सबसे पहले हम कथन से क्या करेंगे, कथन के आधार पर हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम के आधार पर देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कथन अगर देखिए पढ़ते हैं तो कथन पढ़ने पे पता चलता है कि सभी गुलाब क्या हैं, लाल हैं। तो यहाँ गुलाब बना लेते हैं, सभी क्या हैं, गुलाब, गु से गुलाब हो गया, क्या है, लाल है। तो यहाँ पे लाल बना लेते हैं, सभी गुलाब क्या है आपके, लाल है। ठीक है, और बोला गया है कुछ लाल क्या है, रंग है। तो बना लेते हैं कुछ लाल आपके क्या है, तो रंग है। ठीक है, अगली बार बोला है कि सभी रंग क्या है, पेंट है। जो सभी रंग है ना क्या है, तो आपके पेंट है। तो बना लेते हैं उसी तरह सभी रंग क्या बना लिए, पेंट बना लिए। अब निष्कर्ष देखिए कि क्या निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ लाल पेंट है। देखिए कुछ लाल क्या है, पेंट है। बिल्कुल बात सही है क्योंकि लाल यहाँ देखिए क्रॉस कर रहा है, क्रॉस इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए कुछ लाल क्या है, रंग है, कुछ लाल पेंट है। तो ये तो बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है क्योंकि पेंट भी देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे लाल भी आपका कर रहा है, तो कुछ लाल पेंट, ये बात सही है। अब देखिए दूसरा बोल रहा है कि सभी लाल गुलाब हैं। सभी लाल क्या है, गुलाब है। बिल्कुल गलत बात है, सभी गुलाब लाल हो सकते हैं लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं है, यानी दूसरा गलत है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।